हेलो हेलो हेलो। चलिए जी, वेलकम वंस अगेन विद अ न्यू सेक्शन तो खैर 26 ही चल रहा है, लेकिन हम सब सेक्शन के मतलब क्लॉज के बारे में बात कर रहे थे। ए बी सी डी ई एफ तक हमने पढ़ ली थी बात, एफ तक हमने बातें कर ली थी। अब जो हमारी नई क्लॉज है वो है क्लॉज जी। देखिए, खास टेक्निकल कुछ नहीं है, इसलिए वीडियो भी बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं होने वाला, लेकिन मेरा पर्पज़ यही है कि मैं एक वीडियो में एक ही टॉपिक को कवर करूंगा, सो दैट वीडियो थोड़ा सा बोरिंग ना हो। मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है अदरवाइज। चलिए जी, देखिए क्या कहता है सेक्शन क्लॉज ये। क्लॉज जी कहता है, अब इसको बनाने का मोटिव क्या था? इसको देखिए, बनाने का क्या मोटिव था? इसको बनाने का मोटिव था, मान लीजिए एक पार्टनरशिप फर्म है, एबीसी एंड कंपनी एक पार्टनरशिप फर्म है, ठीक है। अब पार्टनरशिप फर्म है ये पार्टनरशिप फर्म कुछ इनकम कमाती है, कुछ काम करती होगी, या एक काम करते हैं, इसको इनकम नहीं कहते, कुछ काम करती होगी। ये पार्टनरशिप फर्म के पार्टनर है मिस्टर ए, मिस्टर बी और मिस्टर सी। अब पार्टनरशिप फर्म एबीसी एंड कंपनी ने ए को दिया 20,000 रुपये सैलरी, इसको दी 20,000 रुपये सैलरी, इसको दी 20,000 रुपये सैलरी। जब 20,000 रुपये सैलरी देगी पार्टनरशिप फर्म, तो ये जो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन रखेगी, यहां 20,000 रुपये की डिडक्शन ले लेगी, एक्सपेंस क्लेम करेगी। जब ये यहां पर 20,000 रुपये का एक्सपेंस क्लेम करेगी, लेकिन इन पार्टनर के लिए ये 20,000 रुपये क्या है? इनकी इनकम है, सैलरी है या रेम्यूनरेशन है? क्या ये 20,000 रुपये इन पार्टनर के लिए इनकम हो जाएंगे? क्या ये 20,000 रुपये इन पार्टनर के लिए इनकम हो जाएंगे? आंसर इज यस। चलिए, मान लीजिए पार्टनरशिप फर्म है, फॉर एन एग्जाम्पल, जस्ट एन एग्जाम्पल के तौर पे, ये 20,000 रुपये के जो एक्सपेंडिचर हैं, जो एबीसी को डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, 20,000 रुपये पर पार्टनर को डिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं, ये इसकी डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म को नहीं मिलती किसी वजह से। इसकी डिडक्शन पार्टनरशिप फर्म को नहीं मिलती किसी वजह से। इसका मतलब अगर पार्टनरशिप फर्म को इसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी, तो क्या पार्टनरशिप फर्म इस पर टैक्स देने के लिए लायबल होगी? इसके टैक्स देने के लिए लायबल होगी। और इस 20,000 रुपये की अगर जो सैलरी मिस्टर ए को, चलिए मान लीजिए अभी ए की बात कर रहे हैं, मिस्टर ए को जो सैलरी दी है, इसको जो 20,000 रुपये की सैलरी दी है, ये मान लीजिए भी है ही नहीं। मिस्टर ए को जो सैलरी दी 20,000 रुपये, अगर पार्टनरशिप फर्म को इसकी डिडक्शन मिल गई, इसका मतलब ए की इनकम हो गई, पार्टनरशिप फर्म ने डिडक्शन क्लेम कर दी, उसने टैक्स नहीं दिया था तो ए ने टैक्स दे दिया। अब अगर पार्टनरशिप फर्म को 20,000 रुपये की डिडक्शन नहीं मिली, इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म ने इस पे टैक्स दिया। क्या ए को जब ये पैसा मिलेगा 20,000 रुपये एज अ सैलरी, क्या ए को भी टैक्स देना चाहिए? अगर ए भी इस पे एज अ इनकम की तरह टैक्स देगा, क्या ए भी उसी अमाउंट पे टैक्स दे रहा है और पार्टनरशिप फर्म भी उसी अमाउंट पे टैक्स दे रही है? आंसर इज यस। तो डबल टैक्स हो गया। तो इसी चीज को ध्यान में रखते हुए क्लॉज जी में बताया गया कि एक्चुअल में पार्टनरशिप फर्म से जो मिलने वाला पोर्शन होता है पार्टनर को, वो किस हद तक टैक्सेबल होगा, वो किस हद तक टैक्सेबल होगा। आइए जरा प्रोविजन की बात हम करते हैं। कहता है कि द वैल्यू एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, एनी इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, एनी इंटरेस्ट, कोई इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन या किसी तरह का कोई रेम्यूनरेशन, किसी भी नाम से जाना जाता हो, किसी भी नाम से जाना जाता हो। इसका मतलब क्या है? इनके अलावा कोई और भी कंपोनेंट ऐड किया जा सकता है। आंसर इज यस। मैनेजरियल फीस बोल दूं मैं, वो भी इसी में आ जाएगा। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म अपने पार्टनर को मैनेजरियल फीस दे रही है, तो भाई इसमें अंदर कवर अप हो जाएगा। तो किसी और नाम से भी जाना जा सकता है, ड्यू हो या उसने रिसीव करा हो। पार्टनर को ड्यू हो गया हो, मतलब पार्टनर को ड्यू हो गया है, पार्टनरशिप फर्म ने, इसमें केस भी करेंगे, अभी इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेल डिस्कशन नहीं करूँगा, इसमें केस पर कराऊंगा।
अगर पार्टनरशिप फर्म ने अपनी बुक्स में उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, पार्टनर के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया, लेकिन पार्टनर ने अभी रिसीव नहीं करा है या पार्टनर ने भी विड्रॉ नहीं करा, तो क्या केस होगा? उसके लिए भी हम केस करेंगे आज एक। कहता है कि चाहे पार्टनर को चाहे वो ड्यू हो गया हो या पार्टनर को रिसीव हो गया हो और फ्रॉम द फर्म से, टू द एक्सटेंट, यहां पर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, टू द एक्सटेंट अलाउड एज डिडक्शन टू द फर्म अंडर सेक्शन 35E। पहले एक सेक्शन होता था सेक्शन 40B, और जो जी क्लॉज है ये सेक्शन होता था 28(5). ठीक है, वही पुराने कहानी, पुरानी बातें। तो जो सेक्शन 26(2)G हम पढ़ रहे हैं, ये पुराने जमाने में होता था 28(5), और जो 35E है ये होता था 40B। अब इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, क्या होता है 40B या 35E। अब आगे चल के एक सेक्शन पढ़ेंगे 35E या 40B पुराने एक्ट के अकॉर्डिंग 1961 में, ये मेरा 2025 में। ये सेक्शन बताता है कि सब फर्म को कौन से डिडक्शंस अलाउड होंगी, मतलब किन डिडक्शन को एज ए एक्सपेंस फर्म क्लेम कर सकती है। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन होगा। अभी मैं इसको थोड़ा सा छेड़ के छोड़ देता हूं, थोड़ा सा टच करके छोड़ देता हूं कि सेक्शन 35 में ये बताया गया है कि फर्म को किस तरह की डिडक्शंस अलाउड होंगी, फर्म को कौन सी सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, इंटरेस्ट, जो भी फलाना ढिमका चीजें होती हैं, कौन सी चीजें अलाउड होंगी फर्म को, सेक्शन 35E में बताया गया है। अब इस वाले स्टेटमेंट में, इस क्लॉज में यहां पर 35E का रेफरेंस लिया गया है, यहां पर 35E का रेफरेंस लिया गया। और रेफरेंस क्यों लिया गया जरा देखिए। कहता है कि फर्म के पार्टनर को बोनस, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट या कोई भी ऐसी चीज किसी भी नाम से जानी जाए, वो ड्यू हो या रिसीव हो, किसके द्वारा? फर्म के पार्टनर के द्वारा। किस हद तक? उस हद तक, टू द एक्सटेंट अलाउड एज डिडक्शन टू द फर्म अंडर सेक्शन 35E। इसका मतलब यह हुआ कि हमारे वाले केस में, इस वाले केस में ये बाकी मैं रब कर देता हूं। अगर ये जो 20,000 रुपए हैं, ये जो 20,000 रुपए थे जो ABC एंड कंपनी ने अपने पार्टनर A को दिया था, अगर ये 20,000 की डिडक्शन 35E में किसको मिल जाती है? फर्म को मिल जाती है। अगर इस 20,000 की डिडक्शन 35E में फर्म को मिलती है, तो ये 20,000 रुपए ए के लिए टैक्सेबल होंगे। टैक्सेबल क्यों होंगे? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, सेक्शन 26 में किसको इनकम माना जाएगा, और इनकम इस क्लॉज जी में कह रहा है कि फर्म के पार्टनर के हाथ में वो अमाउंट, वो इंटरेस्ट, सैलरी, बोनस, कमीशन, रेम्युनरेशन, व्हाटएवर नेम कॉल्ड, इनकम माना जाएगा। किस हद तक? जिस हद तक सेक्शन 35E में उस एक्सपेंस या उस पेमेंट की डिडक्शन फर्म को मिल रही हो। अब ABCN लिमिटेड को अगर ये 20,000 रुपए जो ए को सैलरी दे रहा है, इस एक की सैलरी की डिडक्शन अगर ABCN कंपनी को मिल जाती है, तो 20,000 तक की ये इसकी इनकम हो जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है? मैंने अभी लॉजिक बताया था कि 20,000 की डिडक्शन ए ने क्लेम कर दी, मतलब एक तो उसका एक्सपेंस उसने क्लेम कर दिया, एक आदमी के हाथ में एक्सपेंस क्लेम हो गया, दूसरे आदमी के हाथ में ये इनकम है, तो ए के हाथ में टैक्सेबल कर देंगे ना। अगर ये ABC को डिडक्शन क्लेम नहीं होती, तो उसका मतलब ABC की डिडक्शन एक्सपेंस क्लेम नहीं करता, उसकी इनकम में पार्ट बन जाता, वहां टैक्स ABC दे रहा होता, तो क्या फिर मिस्टर ए को टैक्स देना पड़ता? नहीं साहब, डबल टैक्सेशन हो जाता, गलत बात हो जाती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें एक और बात है, मान लीजिए 35E में एक और बात करी गई है कि एक फर्म अपने पार्टनर को जो इंटरेस्ट देगी वो 12% तक हम डिडक्शन अलाउ करेंगे। मतलब 12% तक अगर एक फर्म अपने पार्टनर को इंटरेस्ट देती है, तो वो फर्म की बुक्स में डिडक्शन मिल जाएगी, उस एक्सपेंस की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक बात है। इसका मतलब मिस्टर ए को अगर इंटरेस्ट मिला 12% तक, इसका मतलब यहां पर तो फर्म की बुक्स में तो क्या होगा, ये फर्म की बुक्स में तो एक्सपेंस डिडक्शन हो जाएगी, और ए क्या करेगा, इसको अपनी इनकम दिखाएगा। यही पढ़ा है ना हमने भी भाई, ए की बुक्स में इनकम क्यों हो जाएगी? हमने कहा है कि फर्म को जितनी डिडक्शन अलाउड होगी उस हद तक
ए की वो इनकम हो जाएगी। ठीक बात है, 12% डिडक्शन अलाउड होगी फर्म को, तो वो ए की इनकम हो गई। इन केस अगर ये इंटरेस्ट 12% की जगह 15% होता, अगर ये इंटरेस्ट 12% की जगह 15% होता, तो सेक्शन 35E कहता है कि भैया हम जो डिडक्शन देंगे वो सिर्फ 12% की देंगे। इसका मतलब क्या जो 3% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट है इसकी डिडक्शन फर्म को मिलेगी? नहीं मिलेगी, सेक्शन 35E मना कर देता है। 12% से एक्सेस की डिडक्शन फर्म को नहीं मिलेगी। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब क्या हुआ? हाँ जी, जो 3% का एक्सेस इंटरेस्ट दिया है, 3% का जो ये 12% से ऊपर जो 3% एक्सेस इंटरेस्ट पे करा है फर्म ने पार्टनर को, अब फर्म को 3% की डिडक्शन अलाउ नहीं हुई। जब फर्म को 3% की डिडक्शन अलाउ नहीं हुई, इसका मतलब फर्म के लिए टैक्सेबल हो गई होगी। जब फर्म के लिए टैक्सेबल हो गई तो मिस्टर ए के लिए 12 + 3 जो 15% मिल रहा है, इसमें से ए के लिए कितना परसेंट इनकम मानी जाएगी उनकी? हमने कहा था टू द एक्सटेंट डिडक्शन इज अलाउड टू फर्म अंडर सेक्शन 35E, और कितनी डिडक्शन अलाउ है? मात्र 12%। तो इसका मतलब मिस्टर ए की भी इनकम क्या हो जाएगी? 12%। जो 3% है वो फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा। जब 3% फर्म के हाथ में टैक्सेबल हो जाएगा तो पार्टनर के हाथ में टैक्सेबल होने का कोई मतलब ही नहीं बनता। तो उसका मतलब फर्म के पार्टनर के हाथ में भी 12% टैक्सेबल होगा, और 12% की रिडक्शन फर्म क्लेम कर देगी। जो एक्सेस पोर्शन 3% है उस पर फर्म टैक्स पे करेगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर? ठीक है, ये बात क्लियर हो गई। और इसमें क्या बातें हैं? अब इसमें ना एक यहां पे जो ड्यू रिसीव की बात थी, अब हम एक जरा केस करते हैं। अच्छा केस था असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स वर्सेस विजय कुमार पत्नी करके कुछ। हालांकि ट्रिब्यूनल ने डिसाइड करा था, ये केस 2007 के आसपास का केस है। ये केस क्या कहता था कि एक फर्म थी, उसने अपने पार्टनर को कुछ सैलरी दी। सैलरी दी नहीं, उसने अपने पार्टनर की सैलरी अपनी बुक्स में पार्टनर के अकाउंट्स में क्रेडिट कर दी। मतलब एक्चुअल में भी पे नहीं कर रहा था, बुक्स में उसको दिखा दिया कि भाई पार्टनर के नाम पे फर्म ने सैलरी बुक्स में बुक कर ली, बुक्स में मतलब डाल ली, क्रेडिट कर लिया पार्टनर ने। लेकिन पार्टनर ने, जिसको ये सैलरी दी जानी थी, उस पार्टनर ने इसको एक्चुअली विड्रॉ नहीं किया। भाई फर्म ने पार्टनर को क्रेडिट कर दिया कि लीजिए भैया 50,000 रुपए की सैलरी। मैं जस्ट एन हाइपोथेटिकल फिगर्स ले रहा हूं, एक्चुअल फिगर की यहां पे जरूरत नहीं है, यहां पे सिर्फ आपको लॉजिक समझना है। तो फर्म ने पार्टनर की बुक्स में पार्टनर का अकाउंट क्रेडिट कर दिया कि भैया लो 50,000 रुपए जो है आपकी सैलरी हो गई। लेकिन पार्टनर ने वो 50,000 रुपए की सैलरी विड्रॉ नहीं करी। अब फर्म ने तो उसकी डिडक्शन क्लेम कर ली होगी। अब पार्टनर ये कहता है कि देखिए साहब, ये जो है ना इनकम, इस पे ये क्लॉज नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि ये मैंने ना अभी तक विड्रॉ नहीं करी है। और जब पार्टनर ने अपनी रिटर्न दिखाई, उसने कहा कि साहब अमाउंट नॉट विड्रॉन, इसलिए 50,000 रुपए की उसने अपनी इनकम नहीं दिखाई। जबकि सेक्शन 26(2)G क्या कहता है? जितना एक्सटेंड फर्म को डिडक्शन अलाउड होगी वो उतना पोर्शन पार्टनर के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अब यहां पे पार्टनर कहता है कि जब मैं एक्चुअली विड्रॉन करूंगा तो मैं अपनी इनकम में दिखा दूंगा, लेकिन अभी तो मैंने विड्रॉ नहीं करी। तो ट्रिब्यूनल ने कहा कि देखिए साहब, आपको सैलरी लेने का हक है, एक बात है, बुक्स में भी एंट्री प्रोसेस हो चुकी है, हाँ जी। आप सैलरी क्या बिना किसी कंडीशन के निकाल सकते हो? निकाल सकता हूं। अगर आप बिना किसी कंडीशन के सैलरी निकाल सकते हो, आपके पास राइट है, तो हम ये मानेंगे कि आपको ये सैलरी रिसीव हो गई है। तो हम ये मानेंगे आपको ये सैलरी रिसीव्ड हो गई है। जरा देखिए, कहता है कि इंटरेस्ट रेम्यूनरेशन क्रेडिटेड टू पार्टनर्स अकाउंट
एंड अनकंडीशनली अवेलेबल फॉर विड्रॉल इज ट्रीटेड एज रिसीव्ड इवन इफ द पार्टनर डज नॉट एक्चुअली विड्रॉ इट। केस है अजय असिस्टेंट ACIT वर्सेस विजय कुमार पत्नी 2007 नागपुर ट्रिब्यूनल, 2007 नागपुर ट्रिब्यूनल का। तो यहां पर इस तरह से ये बात हुई कि साहब अगर आप सैलरी निकालने अनकंडीशनली अवेलेबल है, विड्रॉल के राइट हैं, तो माना जाएगा ये पार्टनर को रिसीव ही माना जाएगा और ये टैक्सेबल होगी। ठीक बात है, ये होगी हमारी मोटी मोटी बात। अच्छा, अब दूसरी बात क्या सुन लीजिए। मैं आपको बात ये बोल रहा था कि साहब जो पोर्शन पे फर्म टैक्स देती है, जो पोर्शन पे फर्म टैक्स देती है, मतलब फर्म जिस इनकम पे टैक्स देती है, जब वो इनकम पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो क्या वो पार्टनर के हाथ में भी टैक्सेबल होगी? क्या वो पार्टनर के हाथ में भी टैक्सेबल होगी? क्यों भैया, जब फर्म ने टैक्स दे दिया तो पार्टनर के हाथ में क्यों टैक्सेबल होगी? हमने यहां पर भी वही बात पढ़ी ना, ये 20,000 रुपए जब हम एक डिडक्शन अलाउ नहीं करी थी, इसका मतलब फर्म ने उस पर टैक्स दिया, तो फिर पार्टनर क्यों देगा? इसी के रेफरेंस में आपको रेफर करना चाहिए सेक्शन 11। सेक्शन 11 कहता है इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। एक सेक्शन है 11, यहां पे लिख देता हूं मैं रब करके इसको। एक सेक्शन है 11, इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम। मतलब वो इनकम जो टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेंगे। इस सेक्शन के अंदर ना बहुत सारे शेड्यूल्स के बारे में बात बोली गई है, 1 2 3 4 5, इस तरह से कई सारे शेड्यूल के बारे में बात बोली गई है। ये जो इनकम विच डू नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ टोटल इनकम है ना, इनके बारे में इन शेड्यूल्स में अगर आप 3rd नंबर का शेड्यूल देखोगे तो यहां पर 3रे नंबर के शेड्यूल में बताया गया है कि कौन सी इनकम टोटल इनकम का पार्ट नहीं बनेगी। और इसी 3rd शेड्यूल की एंट्री नंबर 2, सीरियल नंबर 2 में लिखा हुआ है कि वो पोर्शन जो फर्म की इनकम है, फर्म की इनकम पार्टनर की इनकम में इंक्लूड नहीं करी जाएगी, क्योंकि फर्म उस पर ऑलरेडी टैक्स पे कर चुकी है। जब किसी इनकम पे फर्म टैक्स पे कर चुकी है, फिर वो पार्टनर को वो शेयर मिल रहा है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के बेस पे वो इनकम बढ़ रही है, फिर दोबारा पार्टनर उस पर टैक्स देगा। डज इट मेक एनी सेंस? नो। इस वजह से वहां पर इसको भी मेंशन करा गया है कि जो भी इनकम पे फर्म ऑलरेडी टैक्स वगैरह पे कर चुकी है, वो फर्म की इनकम थी, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से वो पार्टनर में बटेगी, तो पार्टनर उस पर दोबारा इनकम उसकी नहीं मानी जाएगी और उस पर टैक्स नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो शेड्यूल 3 सीरियल नंबर 2 में अगर आप देखोगे तो आपको डिटेल मिलेगी। अभी मैंने उसको वहां पे बहुत डिटेल लेवल पर डिस्कशन नहीं करा है, क्योंकि और भी उसमें बहुत सारी बात थी, लेकिन अगर आप शेड्यूल 3 के सीरियल नंबर 2 पे जाओगे तो आपको सारी बातें वहां लिखी मिल जाएंगी। इसलिए मैंने यहां पर ये एक लाइन भी ऐड कर दी कि साहब रेफर सेक्शन 11, रेफर सेक्शन 11, यहां पे देखो लिखे हैं ऑल्सो रेफर एग्जेम्पशन ऑफ शेयर इनकम ऑफ पार्टनर सेक्शन 11 रीड विद शेड्यूल 3। ठीक है, और जो मैंने बात बताई वो सीरियल नंबर 2 में लिखी हुई बात। तो इस तरह से ये थी हमारी क्लॉज जी। बहुत ज्यादा कुछ इसमें देखिए, इसमें जो अल्टीमेटली डिस्कशन 35E का भी है, लेकिन 35E थोड़ा अपने आप में लेंथी सेक्शन है, यहां पर उसका पूरी तरह से डिस्कशन करना पॉसिबल नहीं है और ज्यादा थोड़ा मैसअप हो जाएंगी चीजें। इट्स बेटर कि हम उसका डिस्कशन अलग करेंगे, लेकिन उसमें क्या बातें हैं और वो कैसे आपकी क्लॉज जी से रिलेटेड है वो हमने यहां पर डिस्कशन कर लिया। एक इसमें छोटी सी बात, हालांकि उस पर भी एक केस लॉ है, लेकिन मुझे वो उतना रेलिवेंट नहीं लगा, इसलिए मैंने उसको डाला नहीं यहां पे। यहां पे वर्ड लिखा है सैलरी। क्या ये वही सैलरी है जो हम सीए इंटर में सैलरी पढ़ते आए थे, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप वाला? अगर ये वो वाली सैलरी है तो फिर वो पीजीबीपी में क्या कर रही है? वो तो फिर सैलरी में होना चाहिए था, सैलरी हेड में सेक्शन 17 में टैक्सेबल होना चाहिए, 26 में क्यों करते हैं? तो भाई ये वो सैलरी नहीं है। हर सैलरी वर्ड लिखा हुआ सैलरी नहीं होता। सेक्शन 17 में टैक्सेबल हम उस इनकम को करते हैं, उस सैलरी को करते हैं जब वो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय रिलेशनशिप की वजह से होती है।
क्या फर्म और उसके पार्टनर के बीच एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है? आंसर इज नो। क्या फर्म और उसके पार्टनर के बीच एम्प्लॉयर एम्प्लॉय का रिलेशनशिप होता है? आंसर इज नो। इसका मतलब ये सैलरी वो सैलरी नहीं है। आप इसको पीजीपीपी में हम पढ़ रहे हैं तो इसको सेक्शन 17 से कोरिलेट मत करना। इसके पीछे भी केस लॉ है लेकिन कोई रेलिवेंट नहीं है उतना, उसको छोड़ दो। ठीक है, चलिए जी, ये था हमारा क्लॉज जी। अगले रिकॉर्डिंग में, अगले वीडियो में क्लॉज एच के बारे में डिस्कशन करेंगे। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। एक सेक्शन 115 समथिंग होता था, वो अब इसको यहीं पर दिखा दिया गया है। ये भी हम पढ़ेंगे, इसकी भी कहानी पढ़ेंगे, क्या थी ये बातें, कैसे चीज़ें थी, पूरा आपको बैकग्राउंड समझाऊंगा इसके बारे में। मिलते हैं अपने वीडियो पे अगले वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।